साथियों, उमंग क्लासेज में आप लोगों को मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर वेक्टर एंड स्केलर आज आप लोगों के समक्ष लेके आया हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है आपको यूनिट एंड डायमेंशन, वो चैप्टर ऑलरेडी हमने 2 क्लास लेके आप लोगों को पढ़ा दिया था। सारा एक एक जो भी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, सारे पॉइंट पे हमने बहुत ही बारीकी से डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोग यदि मेरी पहली और सेकेंड वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे हमारी गुजारिश है कि कृपया आप वो दोनों वीडियो पहले जाके मेरा देखिए, ठीक है। आज जो टॉपिक सदिश एंड अदिश राशि, जिसको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, वो आपको जनरल कंपटीशन के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बन जाता है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको जो 11th-12th का जो भी बच्चे हैं या IIT या नीट का जो भी तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी टॉपिक है, ठीक है साथियों। अब मैं डायरेक्ट आपको टॉपिक पे आता हूँ, ठीक है साथियों। यहाँ पे क्या है, सदिश और अदिश राशि, ये फिजिक्स का 11th का सेकेंड आपको चैप्टर है, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि पहले सदिश राशि होता क्या है। क्या साथियों, सदिश राशि होता क्या है? सदिश राशि जो वेक्टर क्वांटिटी होता है साथियों, उसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। उसको हम हिंदी में यदि डिफिनीशन या परिभाषित करना चाहेंगे तो उसको हम परिभाषा ऐसे देकर उसको एक्सप्लेन करेंगे कि वैसा भौतिक राशियां जिसमें आपको परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, ठीक है साथियों। यदि इंग्लिश में उसको हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। क्या साथियों, यदि मैं इंग्लिश में उसको परिभाषा देना चाहेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे हम लोग परिभाषित करेंगे या बोलेंगे या लिखेंगे आपको कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड या दिस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है साथियों। आई होप कि आपको हिंदी में भी डिफिनेशन मैंने समझा दिया और इंग्लिश में भी हमने बता दिया। अब बात रही सर कि मुझे ये बताइए कि यदि उसका जो है ना आपको जनरल कंपटीशन में इस जो सदिश और अदिश राशि से जो क्वेश्चन दिखने को मिलता है, आपको पूछता है कि उसमें बताओ कि विस्थापन हो गया या डिस्प्लेसमेंट, वेट, उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, वो सब जो है ना आपको ऐसे पूछ देगा कि वेक्टर क्वांटिटी है या आपको स्केलर क्वांटिटी है। क्या साथियों, कि आपको पूछ देगा या ये सब बताइए मुझे कि दूरी हो गया, जैसे आपको द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, क्षेत्र हो गया, ये बताइए कि ये आपको सदिश राशि है कि अदिश राशि है, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ बताया था आपको कि विस्थापन हो गया, जैसे वेलोसिटी हो गया, जैसे त्वरण हो गया, जैसे मोमेंटम हो गया, जैसे इम्पल्स हो गया, जिसको हिंदी में आवेग बोलते हैं, जैसे बल यानी कि फोर्स, कोणीय वेग जिसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। आपको कोणीय त्वरण जिसको एंगुलर एक्सीलरेशन बोलते हैं, जैसे चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है साथियों। जैसे हो गया आपको कोणीय विस्थापन, जैसे एंगुलर विस्थापन हो गया इत्यादि। ये सब सारा किसका एग्जाम्पल हो गया, आपको वेक्टर क्वांटिटी का हो गया, ठीक है। अब बात रही यहाँ पे ये कि सर मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाने का आप लोगों को कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे है क्या, यदि 40 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, आपको कहीं पे लग रहा है तो क्या उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, एग्जैक्ट कर पाएंगे। जैसे कि साथी यहाँ पे 40 जो न्यूटन यहाँ पे दे रखा है, मुझे ये बताइए कि 40 न्यूटन का जो बल है किस डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है कि साउथ डायरेक्शन में लग रहा है या ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है या वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। ये देख के दुनिया के कोई भी व्यक्ति या कोई भी सर या कोई भी इंसान ये नहीं डिफाइन कर सकता है ये 40 न्यूटन का जो बल है वो कहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो जब इसकी दिशा का, डायरेक्शन का कोई यहाँ पे क्लियरिफाई हुआ ही नहीं है तो हम आपको कैसे कह सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, कभी नहीं कह सकते हैं, ठीक है साथियों। जस्ट यहाँ पे आपको जैसे दूसरा वाली मैं यहाँ पे बताया हूँ, ठीक है। आपको दूसरा है क्या, 40 न्यूटन का फोर्स ये नॉर्थ डायरेक्शन में, क्या है यहाँ पे
नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे चीज स्पष्ट हो गया, क्योंकि 40 न्यूटन का जो बल है ये आपको उत्तर के दिशा में लग रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको यहाँ पे 40 न्यूटन हो गया ना। यहाँ तक जो हम पहले वाले चैप्टर में जो समझाने का प्रयास किया था आपको, जैसे यहाँ पे 40 न्यूटन है, मतलब कि 40 न्यूटन, यहाँ पे जो 40 जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या साथी, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपको परिमाण बोलते हैं। और ये न्यूटन लगा हुआ है, ये क्या है, फोर्स का मात्रक होता है, मतलब बल का मात्रक क्या होता है, ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। तो वहां तक जो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया था, बस इतना ही तक हम लोगों को काम का था। लेकिन अब ये जो डायरेक्शन वाली बात हो गई, दिशा हो गया, किस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, वो हम लोग को अभी वाला चैप्टर में पढ़ना था। ठीक है साथियों, ये जो 40 है कोई पूछे तो क्या है, ये हो गया मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ पे जो m है ये जो है बल का मात्रक है, जो न्यूटन हो गया, ठीक है, बल का मात्रक, यूनिट इसको बोलते हैं। और जो नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, वो आपको बल किस दिशा में लग रहा है इसको ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये बात, इसको हम आपको वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते हैं, सदिश राशि नहीं बोल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्या साथियों, आपको अदिश राशि। अब रहा कि अदिश राशि किसको बोलते हैं। तो अदिश राशि वैसी राशियां जिनमें सिर्फ परिमाण होती है लेकिन डायरेक्शन का कोई अता पता नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं साथियों, उसे हम बोलते हैं आपको अदिश राशि, ठीक है। अदिश राशि को एक्सप्रेस करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए या डिफाइन करने के लिए साथियों हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब कि दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो इस वाली पॉइंट जो हमने यहाँ बताया था, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जैसे 40 न्यूटन है, लेकिन ये आपको स्केलर क्वांटिटी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसको इंग्लिश में यदि परिभाषा कोई पूछे कैसे लिखेंगे, तो अदिश राशि को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटी which require only for magnitude, it's not depend upon the direction, this is called स्केलर क्वांटिटी। तो आप लोगों को इंग्लिश में भी परिभाषा आई थिंक समझ में आ गया होगा, और हिंदी में भी हमने बता दिया कि वैसी राशियां जिसको एक्सप्लेन करने के लिए या व्यक्त करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की या परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसी राशियों को हम लोग अदिश राशि बोलते हैं, ठीक है साथी। तो अब इसका एग्जाम्पल साथी याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जनरल कंपटीशन के एग्जाम में चाहे आपको जीके जीएस से का पोर्शन जिसमें हो, आपको वहां पे जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, जो भी स्टेट लेवल का जो भी एग्जामिनेशन होता है उसमें डायरेक्ट ऐसे पूछता है कि बताओ दूरी जो है अदिश राशि है, सदिश राशि है, द्रव्यमान कैसी राशियां हैं। जैसे आपको दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, क्षेत्रफल हो गया, उसके बाद पावर हो गया, प्रेशर हो गया, स्पीड हो गया, उसके बाद टाइम हो गया, डेंसिटी हो गया, फ्रीक्वेंसी जिसको आवृत्ति बोलते हैं, ये सब सारा किसका एग्जांपल है, आपको अदिश राशि का है। अब कहोगे सर मुझे ये बताइए, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि बार बार मैं रट लेता हूं, लेकिन उसके बाद जो है 2 3 4 दिन यदि उसको हम नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं तो फिर मुझे ये चीज सारा मैं भूल जाता हूँ या मुझे कंफ्यूजन होने लगती है, जिसके कारण हमारा क्वेश्चन गलती हो जाता है। तो साथियों आज तो मैं आधा ही बताऊंगा, आधा जो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का जो कंसेप्ट बचेगा उसको मैं एक क्लास और लेके आऊंगा, और इसका मैं ट्रिक के साथ जो है ना आप लोगों को याद करवाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। पहले आज मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आप लोग पढ़ते जाइए मेरे साथ, ठीक है। और हाँ साथियों, साथ में जो है आप नोट्स भी बनाते जाइए, ठीक है। यदि मेरी क्लास को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक भी किया कीजिए साथियों, ठीक है, क्योंकि क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। अभी हम आप लोगों को क्या बताऊं, मैं 2 घंटे से अभी मैं इसी कंटेंट का तैयार कर रहा था, फिर मैंने आपको यहाँ पे आप लोगों के सामने आया, ठीक है। अब रही यहाँ पे बात की सर हमने तो सदिश और अदिश राशि देख लिया, अब ये बताइए जो भौतिक राशियां हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो कितने टाइप की होती है। तो साथियों मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूं कि भौतिक राशियां का जो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं वो बेसिकली 2 तरीका से करते हैं। क्या, एक तो होता है इट्स बेस्ड अपॉन द मेजरमेंट एंड द यूनिट। क्या साथियों, इट्स बेस्ड ऑन द मापन, मतलब मेजरमेंट एंड मात्रक, यूनिट पे डिपेंड करता है, ठीक है साथियों।
जो ये जो हो गया साथी, ये जो पूरा पोर्शन हो गया आपको, ये यूनिट एंड डायमेंशन का जो पहला चैप्टर था, मैंने बारीकी से एक एक बिंदु को ऑलरेडी हमने बता दिया है। यदि आप लोगों को मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरा पहला और सेकंड वीडियो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आप ये सब सारा समझ में आ जाएगा। तो भी मैंने एक बार मैंने शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे इस पे 3 टाइप होता है। एक होता है मूल राशि, जिसको हिंदी में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा होता है आपको व्युत्पन्न राशियां, जिसको बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है साथियों। और तीसरा होता है पूरक राशि, क्या सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है, ठीक है साथी। तो मूल राशि याद करिए, आप लोग याद करिए मूल राशि जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमने बताया था, वो आपको 7 टाइप का बताया था। जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, समय हो गया, लुमिनियस इंटेंसिटी हो गया, आपको ज्योति तीव्रता, जिसके सब्सटेंस ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस बताया था, इलेक्ट्रिक करंट बताया था। ये सब सारा क्या है, स्टैंडर्ड जो 7 जो ऐसा यूनिट होता है, ये मूल राशि में हमने बताया था। और ड्राइव यूनिट ये वो होता है, जैसे मान के चलिए बल का मात्रक क्या होगा, या बल का यूनिट क्या होता है, या बल का डायमेंशन क्या होता है। तो जो हमने उसको, जैसे बल क्या होता है कि मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो उसको क्या, उसका क्या यूनिट होगा, आपको द्रव्यमान का क्या यूनिट होगा, फिर आपको एक्सीलरेशन का क्या यूनिट होगा, फिर फाइनली जो यूनिट आएगा, इस सब को मतलब क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं, जिसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। 2-3 फार्मूला 2-3 चीजों पे डिपेंडेंट होती है। फाइनली उसको ड्राइव करके हम फाइनली एक कंक्लूजन निकालते हैं, उसको हम व्युत्पन्न राशियां या ड्राइव यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा हो गया साथियों कि पूरक राशि हो गया, क्या पूरक राशि, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, क्या साथी, सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो याद कीजिए, आप लोग रिकॉल कीजिए अपने माइंड में। हमने सप्लीमेंट्री यूनिट जो बताया था आप लोगों को, 2 टाइप के बताया था। पहला बताया था हमने आपको प्लेन एंगल, दूसरा बताया था हमने सॉलिड एंगल, जिसका हमने मात्रक बताया था रेडियन, और उसका जो सॉलिड एंगल था उसको हमने बताया था एस्ट्रेडियन बताए थे। याद कीजिए आप लोग, ठीक है। तो इस चीजों पे हम चर्चा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आज जो सेकंड टॉपिक जो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें हम लोग परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इस चैप्टर में यही डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का ही पूरा उसी के इर्द गिर्द परिदिश कंसेप्ट सारा घूमते रहता है, ठीक है। तो ये जो है ना हम लोग वेक्टर, ये जो परिमाण और दिशा के आधार पे जो हम जो इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर। वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, मतलब सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, दोनों परिभाषा, उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद क्या क्या उदाहरण दे के हमने दोनों टॉपिक समझा है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि सदिशों का जोड़ का नियम, मतलब इसको हिंदी में साथियों, मैंने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं इंग्लिश में भी बता दे रहा हूँ और हिंदी में भी बता दे रहा हूँ, ठीक है साथियों। यहाँ पे क्या है, सदिश का जोड़ का नियम, क्या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर लॉ, क्या एडिशन ऑफ वेक्टर लॉ, मतलब सदिशों का जोड़ का नियम क्या होता है। तो इसमें पहला नियम होता है साथी क्या, कि लॉ ऑफ द ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज का नियम, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, त्रिभुज का नियम बोलते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ द ट्रायंगल। इसमें क्या है साथियों कि जैसे मान यहाँ पे आप लोग थोड़ा गौर से देखिए कि जैसे कोई वेक्टर ए वेक्टर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, कोई वेक्टर जो है ना आपको इस डायरेक्शन में बी वेक्टर दे रखा है। तो ये दोनों को जो आपस में हम मिलाएंगे तो उसका जो है ना फाइनली मेरे पास जो रिजल्ट आएगा या रिजल्टेंट आएगा या परिणामी जो आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है साथियों। तो इसका क्या नियम है, एक नियम मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, कि आप लोग लिख लीजिए यदि लिखना चाहे तो। इसमें क्या है कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी है, तो इसका एक पॉइंट जो होता है, ये वाली जहां से वो स्टार्टिंग होता है, इसको क्या बोलते हैं साथियों, इसको बोलते हैं टेल, क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। ये वाली जो पॉइंट है जहाँ पे एरो मार्क लगा रहता है उसको बोलते हैं क्या साथियों, हेड बोलते हैं, क्या हेड बोलते हैं। पता नहीं मुझे आप लोग शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बोल देता हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पे ये एरो मार्क है, तो उसका जो इनिशियल पॉइंट जहाँ पे ओरिजिनेटेड पॉइंट है या जहाँ से स्टार्ट होती है एरो, उसके जो शुरुआती पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, टेल बोलते हैं। और जहाँ पे एरो मार्क लगा हुआ है उसको हेड बोलते हैं। तो उसको जो आपस में हम लोग कनेक्ट करते हैं किसी दो वेक्टर को, इसमें क्या होता है, एक का पहले वाले का हेड पॉइंट लेते हैं, मतलब हेड लेते हैं, और दूसरा वाला का जो है हम लोग टेल लेते हैं। इसका ये वाली वेक्टर ए की बात करें, ये हो गया इसका टेल, ये उसका हो गया हेड। और दूसरा वेक्टर जो यहाँ पे बी वेक्टर हमने लिया है, इसको यहाँ पे वाली पॉइंट जो है उसको हम लोग टेल बोलेंगे, इसको हम लोग हेड बोलेंगे। तो आपस में जो कनेक्ट करेंगे तो उसका डायरेक्शन में भी किसी भी तरह हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यदि वो आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही ले जाके उसको कहीं पे शिफ्ट करेंगे। तो इसका हेड पहले वाले के हेड और दूसरा वाला का टेल, यहाँ पे देखिए
ये वेक्टर है यहाँ पे, इसका यहाँ पे हेड था पहले वाला का, और दूसरा वाला ये वाली पॉइंट टेल बन गया। हेड और टेल को आपस में मिलाते हैं, ठीक है। तो हमने मिला लिया। ये क्या है साथियों, ये हो गया आपको हेड हो गया, वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। तो वेक्टर ए के जो टेल पॉइंट होता है, वेक्टर बी के जो हेड पॉइंट होता है, आपस में दोनों को हम लोग मिलाते हैं और उसी वेक्टर को हम लोग आर वेक्टर के नाम से जानते हैं। जहां पे हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब आर वेक्टर को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग बोलते हैं, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे ठीक है, इसमें पहले आप लोग इतना समझ जाइए, ठीक है। अब हम लोग जो है ना यहाँ पे ये वाली, अब हम लोग यहाँ पे एक तो हो गया लॉ ऑफ ट्रायंगल समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हम लोग पढ़ाते हैं पैरेललोग्राम लॉ। क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ, जैसे होता है क्या समानांतर चतुर्भुज का नियम। क्या है साथियों इसमें, समानांतर चतुर्भुज का नियम, इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाता है, देखिए साथी, कोई वेक्टर यहाँ पे ए है, उसको कैसे कनेक्ट करेंगे उसमें तो समझ में आ गया। यहाँ पे कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में आपको क्या है, एक बी वेक्टर है, ठीक है। उसको हम लोग पहले क्या, इसका नाम ही जैसा नाम वैसा काम साथियों। यहाँ पे क्या है पैरेललोग्राम, तो पहले हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो पैरेललोग्राम का रूल क्या होता है, पैरेललोग्राम का जो नियम होता है साथियों, कि आमने सामने का जो भुजाएं होती है, जो सामने वाली, मतलब क्या होता है, एक भुजा के सामने वाली जो साइड होती है वो बिल्कुल उसका डायरेक्शन और बिल्कुल मतलब यानी समानांतर होती है, मतलब पैरेलल होती है। मतलब ये वेक्टर यदि ए वेक्टर है तो उसके ऊपर वाले भी डॉटेड लाइन वाली जो वेक्टर है ये भी क्या होगा, ए होगा। और बी वेक्टर जो यहाँ पे है उसके सामने वाली भुजा ये हो गया, और ये भी जो आपस में होगा ये भी बी वेक्टर होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे, और ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो बीच का कोण होगा, एंगल होगा, वो आपको हम मान लेते हैं यहाँ पे थीटा है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा भी हूँ, नहीं लिखा हूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपको जो थीटा है यहाँ पे, ये क्या है, आपको वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का कोण है साथियों। क्या है साथियों, जो थीटा है यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। और तो यहाँ से दोनों वेक्टर के एक पैरेललोग्राम हम निकाल लिए। अब कहोगे सर कि इसका रिजल्टेंट जो परिणामी निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो ये इसका जो है ना बीच वाली जो लाइन है साथियों, ये बीच वाली जो लाइन है यही हो गया उसका क्या, मतलब वेक्टर आर रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ठीक है साथियों। और ये रिजल्टेंट वेक्टर को ही क्या, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये रहा कि सर ये तो मुझे डायगोनल, जिसको विकर्ण बोलते हैं, ये तो विकर्ण हो गया ये पैरेललोग्राम का। एग्जैक्ट साथियों, क्या ये वाली जो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गया, एक नीचे वाला ट्रायंगल, एक ऊपर वाला ट्रायंगल, तो ये बीच वाला है उसको आप डायगोनल ही तो होता है, रिजल्टेंट होता है। यही मैं भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर इस पॉइंट तक हमने निकाला है उसको आप डायगोनल भी बोल सकते हो, या दोनों त्रिभुज का, ऊपर वाला और दोनों नीचे वाले त्रिभुज का जो है ना, मतलब यानी रिजल्टेंट भी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग रिजल्टेंट जो पैरेललोग्राम में जो लगाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, ठीक है साथियों। क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, ठीक है। थीटा हमने बता दिया कि दोनों एंगल का वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण होता है। आर क्या होता है, रिजल्टेंट, दोनों ए और बी के मतलब यानी कि रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ये जो रेंज जो होता है, रेंज मतलब यानी कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का जो भी होता है वो उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, हिंदी में परिसर बोलते हैं, ठीक है साथियों। तो cos थीटा होता है, ये मैथ का ये मतलब कंसेप्ट है। मैथ जिसका कमजोर है तो मैं याद समझ में नहीं है, माइंड में नहीं ये बात चीज, यदि उनको याद है तो मैं याद होने के लिए आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। जो cos थीटा जो होता है -1 से लेके +1 तक उसका वैल्यू होता है, रेंज होता है, ठीक है। यदि उसका मिनिमम वैल्यू कोई पूछे कितना होता है cos थीटा का, तो 1 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा तो 1 होगा, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा तो -1 होगा, ठीक है साथियों। तो उस पर मैं ऊपर वाला कंसेप्ट आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये मैं मिटाता हूँ, फिर यहाँ पे मैं उदाहरण के साथ ये चीज समझेंगे, ठीक है साथियों। मिटाता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखिए पैरेललोग्राम लॉ पे जो है ना, यहाँ पे अभी जो है हम एक मतलब यानी कि कुछ
क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए आप लोग, जैसे पहले यहाँ पे चलिए ठीक है, कि यदि कोई पूछे कि सर मुझे ये बताइए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो है ना, जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैक्सिमम कितना होगा, तो मुझे ये बताओ कि यदि हम यहाँ पे इफ थीटा का वैल्यू हम मैक्सिमम लेते हैं, मैक्सिमम कितना होता है +1 होता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू जो है ना आपको 1 का मान लेते हैं, यहाँ पे थीटा बराबर 1 ले लेते हैं वैल्यू। ठीक है, इसका रिजल्टेंट जो निकालेंगे आर मैक्स का जो वैल्यू निकालेंगे, आर मैक्स का वैल्यू निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। यहाँ पे cos थीटा कितना होता है, यहाँ पे cos थीटा हो गया कितना 1 हो गया। ठीक है, तो 1 हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया आपको a² + b² + 2ab होता है। अब मुझे आप लोग ये बताइए, यहाँ पे लिख लो कि cos थीटा = वैल्यू हम 1 यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, पुट कर लिए। मुझे आप ये बताइए कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको नहीं पता है सिंपल। अब आप कहोगे सर ये तो a + b का फॉर्मूला यही होता है कि a² + b² + 2ab होता है सर। या यहाँ पे मुझे ये बताइए क्या इसमें और इसमें क्या फर्क है, तो सर कुछ भी फर्क नहीं है। तो यही पे क्या मैं इसको इस फॉर्मूला के आधार पे इसको हम √a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम सर लिख सकते हैं पूरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आप लोगों को हर एक पॉइंट को मैं कहाँ से क्या लिख रहा हूँ कहीं पे स्किप करके नहीं जा रहा हूँ, हर एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैथ का रूल क्या है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर ये कटेगा, यहाँ पे √अंडर हट जाएगा, तो क्या यहाँ पे आर मैक्स का जो वैल्यू होगा इसको हम यहाँ पे a + b लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं सर। ठीक है साथियों, a + या b लिख सकते हैं। उसी तरह फिर क्या मुझे ये बताइए, यदि उसका ये तो हो गया, इसका आर मैक्स मतलब आर का जो रेंज का होता है मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे a + b हो गया। क्या मुझे ये बताइए कि नहीं हो रहा, सही है। जैसे यहाँ पे अब मुझे ये मैं एक चीज और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि R का जो है रेंज जो है मिनिमम वैल्यू बताइए। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू का भी यहाँ पे यही होगा, क्या होगा a² + b² + 2ab cos थीटा होगा, जहाँ पे cos थीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे मिनिमम, तो मिनिमम इसका cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साथियों मैंने क्या बताया था, cos थीटा -1 से लेके +1 तक लाई करता है। एक बार उसका हम जो है ना -1 वैल्यू लेके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a² + b², जब cos थीटा की जगह पे हम 1 वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ पे प्लस हट जाएगा, ये -2ab हो जाएगा। क्या साथियों, √अंडर है तो √अंडर लगा देंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताइए जहाँ पे a + b का होल स्क्वायर ही तो होता है a² + b² + 2ab, तो क्या यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे ये बताओ कि a - b का जो फार्मूला होता है, a - b का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है, कि कहोगे सर a² + b² - 2ab होता है। तो क्या ये इसमें और इसमें फर्क है, बिल्कुल नहीं फर्क है सर। तो इस मतलब कंसेप्ट के आधार पे डायरेक्ट हम उसको आर मीन का वैल्यू, मीन मतलब शॉर्ट में लिखा हूँ मिनिमम हो गया। ठीक है, तो √अंडर है तो a - b का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं सर। ये स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर को हटाएगा तो आर मीन का वैल्यू कितना हो जाएगा, a - b हो जाएगा। तो कभी भी कोई पूछे डायरेक्ट कि आपको कि आर मीन का वैल्यू कितना होगा, तो a वेक्टर - b वेक्टर। ठीक है, या इसको ऐसे करके लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे a वेक्टर - b वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन बनाने का, इस पे जैसे इस पे आप न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पे साथियों। इसको मैं मिटाता हूँ नीचे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो है बस आप लोगों को इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस मैं ऊपर में एक फार्मूला लिखता हूँ, उस पे जो है सवाल कैसे पूछेगा वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, इस पे जो है ना सवाल इससे कैसे आता है पूछेगा, क्वेश्चन में रहेगा, पहले यहाँ पे फार्मूला मैं लिख देता हूँ। जैसे आर मैक्स का वैल्यू क्या हमने बताया था, a + b होता है। ठीक है, जैसे आपको आर मीन का वैल्यू क्या होगा, a - b होगा। ये फार्मूला कैसे आया यहाँ पे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, उससे सवाल कैसे पूछेगा ये मैं एक सवाल बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे ये पूछे कि कोई वेक्टर a है, ठीक है, जिसका वैल्यू मान लेते हैं हम कि 18, ठीक है, 18 न्यूटन है। ठीक है, कोई वेक्टर यहाँ पे जो है ना b है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है आपको मान लेते हैं 6 न्यूटन है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन पूछे कि इसमें से कौन सा वैल्यू है जो
उसके रेंज में या उसके बीच मतलब रेंज में नहीं आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे दे आपको कि 8 न्यूटन, फिर बी में दे दे आपको 6 न्यूटन, फिर आपको दे दे आपको कि मान लेते हैं कि आपको सी में दे दे कि 4 न्यूटन, फिर डी में दे दे आपको 23 न्यूटन। तो उसमें से ये बात पूछेगा आपको कि कौन सा वैल्यू है जो उस रेंज के बीच में नहीं आता है। मतलब चलो ये भी लिख देता हूँ। तो बताइए कौन सी वैल्यू उसके रेंज में नहीं आएगा, रेंज में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसे थोड़ी ना मतलब तुक्का लगा लेंगे, क्योंकि उसको निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग आर मैक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो आर मैक्स यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो आर मैक्स बराबर हमने क्या पढ़ा था, ए माइनस बी, ए प्लस बी सॉरी। तो ए का वैल्यू कितना है आपको 18, प्लस बी का वैल्यू कितना है 6। तो कितना हो गया 18 6 24 न्यूटन हो गया। ठीक है, अब इसी तरह आर मीन का वैल्यू पूछेंगे। तो ए माइनस बी होगा। तो ए का वैल्यू कितना है साथियों 18 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन, तो कितना हो जाएगा आपको 12 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो आपको पूछे कि कौन सा वैल्यू है जो इस दोनों के बीच में लाए। चलो ठीक है, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे नहीं हटा देता हूँ, कौन सा वैल्यू आएगा। ठीक है, आएगा। आप मुझे ये बताइए 12 और 24 के बीच का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू जो है उसके रेंज में आएगा। क्या 8 न्यूटन है इसके रेंज में? नहीं सर, 12 से नीचे है तो ये वैल्यू नहीं होगा। अब मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पे जो है ना आपको 6 होगा? नहीं सर, 6 भी 12 से कम है, ये भी आंसर नहीं होगा। क्या 4 न्यूटन होगा? नहीं सर, ये भी नहीं होगा। क्या 23 न्यूटन होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 12 न्यूटन से लेकर 24 न्यूटन के बीच में जो है 23 आता है, लय करता है, तो इसका आंसर जो है ना आप लोग को 23 आ जाएगा। अब कहोगे सर यहाँ पे तो मिनटों की सेकेंड में एक क्वेश्चन को 20 से 25 सेकेंड में उड़ाना रहता है आपको एग्जामिनेशन हॉल में, कैसे इतना कर पाएंगे? तो सिंपल है यार, यहाँ पे क्या है, दो आपको वेक्टर लैंग्वेज में बना के दिया रहेगा। एक वेक्टर यहाँ पर 18 न्यूटन है, उसके जगह कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, यहाँ 6 न्यूटन है, एक बार उसको जोड़ना है, एक बार उसको घटाना है। तो 18 6 मान के चलो 24 हो गया, 18 में से 6 गया 12 हो गया, तो 12 और 24 के बीच में जो वैल्यू आएगा वो आंसर होगा। तो उसमें क्या है, आप लोगों को समझाने के लिए ना मैं यहाँ पे बताया हूँ, लेकिन आप लोग जब करोगे ट्रिक के साथ। हाँ, लेकिन है क्या कि आदमी क्या है, प्रैक्टिस मेन परफेक्ट। मतलब क्या होता है साथियों कि कोई भी चीज को, कोई जो है ना आपको जन्मजात ही कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई जो है कंटिन्यूअस चीज है, आपको लगातार आप पढ़ते रहिएगा, ऑटोमेटिक एक्यूरेसी प्लस स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये वाली जो है ना क्वेश्चन कैसे आएगा समझ में आया, उसका और एक दो तरीका है, उस टाइप से भी पूछ सकता है। अब ठीक है, अब हम लोग जो है ना कल मैं आपको जो भी बचा कुचा कंसेप्ट रहेगा और जो भी होगा, और मैं अच्छे से, और मैं जो क्वेश्चन इसमें टॉपिक बच जाएगा वो मैं एक क्लास और लेके आऊंगा वेक्टर और स्केलर का। ठीक है साथियों, अब हम लोग नया टॉपिक पे आते हैं, क्या कि समकोणीय एकांक सदिश। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर मतलब समकोणीय एकांक सदिश। इसका क्या होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई जो है ना एक एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपको वाई एक्सिस है, ये क्या है आपको जेड एक्सिस है, क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे तीनों क्या है, इसको हम कोप्लेनर वेक्टर भी बोलते हैं। क्यों कोप्लेनर बोलते हैं, कोप्लेनर बोलते हैं क्योंकि तीनों एक्सिस का जो ओरिजिनेटेड पॉइंट है एक ही पॉइंट पे, इसीलिए इसको कोप्लेनर वेक्टर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है साथियों, तो आई वेक्टर मतलब एक्स एक्सिस होता है, उसको आई वेक्टर से हम लोग मतलब सूचित करते हैं, और वाई वाला जो होता है उसको हम जे वेक्टर से सूचित करते हैं। जेड एक्सिस है उसको हम लोग के एक्सिस से मतलब सूचित करते हैं, वाई एक्सिस है उसको हम लोग जेड एक्सिस से सूचित करते हैं। ठीक है, जेड वेक्टर से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं थोड़ा टाइम लंबा ज़्यादा वीडियो नहीं बने इसलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन भी कर दिया हूँ, आप लोगों को मैं बोल के समझा देता हूँ। जैसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि कोई ए वेक्टर है जिसका वैल्यू दिया है आपको 3 है, 4J वेक्टर, 5K वेक्टर। ठीक है, तो पूछेगा कि उसका जो है ना परिणामी वेक्टर ऑफ ए क्या होगा, मतलब रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ वेक्टर ए का क्या होगा, मतलब ए वेक्टर का परिणामी जो वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या आएगा। तो इसके लिए क्या होता है साथियों
कि हम लोग जो है ना ये आई वाला जो होता है, जो आई वेक्टर जो मतलब एक्स एक्सिस को हम लोग आई वेक्टर द्वारा सूचित करते हैं, तो उसका जो मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड क्या पहले ही बताए थे, किसको बोलते हैं हम लोग उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो होता है क्या, परिणामी वैल्यू होता है। तो परिणामी इसका जो वैल्यू है, उसका जो मतलब मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का होल स्क्वायर करेंगे। जेड एक्सिस, जेड जो वेक्टर है वो कितना वाई एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है, उसका जो मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो 4 का यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे प्लस है इसीलिए हम डायरेक्ट प्लस प्लस करते जा रहे हैं। यदि यहाँ पे माइनस रहता है तो उसको -4 का लिखते, लेकिन साथ ही यहाँ पे माइनस, किसी भी चीज को माइनस वैल्यू रहेगा, यदि उसको हम स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिक प्लस में बन जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज आप सवाल इस टाइप के 2-4 सोल्व करोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो आपको जेड एक्सिस को हम लोग के द्वारा सूचित करते हैं, के वेक्टर द्वारा, उसका जो मैग्नीट्यूड है कितना है, 5 है। तो यदि हम तीनों करेंगे तो 3 का हल मतलब 3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। 4 का होल स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। 5 का होल स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। यदि तीनों को आपस में हम जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 9 आपको 20 हो गया, 0 2 हो गया, 2 2 4 1 5, मतलब टोटल 50 होगा, ठीक है। या तो अब आपका ऑप्शन में डायरेक्ट आपको 50 रहेगा, या तो इसको हम 50 को ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 5√2 भी दिया रहेगा आंसर में, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। 5√2 भी दिया रहेगा, या डायरेक्ट आपको √50 का ही भी आंसर, आप कैसा ऑप्शन आता है डिपेंड उस पे करता है। आप लोगों को कंफ्यूज और हड़बड़ाहट में गलत आंसर मार के नहीं आना है, ठीक है। अब चलते हैं साथियों मैथ का मतलब यानी कि यूनिट एंड वेक्टर, जिसके लिए कंफ्यूजन के लिए और जो याद करने वाली, थोड़ा समझने वाली पॉइंट है। बेसिकली इसमें जो कंफ्यूज होता है बच्चे फंसते हैं यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में जो है ना बच्चे लोग को थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो डॉट प्रोडक्ट जो होता है साथियों, डॉट प्रोडक्ट, मान लेते हैं यहाँ पे कोई वेक्टर, यहाँ पे ये पॉइंट O है, ठीक है। यहाँ से वेक्टर ये A है, ये वेक्टर B है, ठीक है, वेक्टर B है। दोनों के बीच का जो एंगल है, कोण है, वो थीटा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ दोनों वेक्टर के बीच का जो कोण है वो थीटा है, ठीक है। तो आपको जो डॉट प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा, हाँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका जो फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा होता है। क्या साथियों, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये आपको मतलब यानी कि उसका एक्सप्लेनेशन भी है, एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा चौड़ा है, वो आपको काम का चीज नहीं है। बस आप लोग ये इतना अपने माइंड में रखिए कि ए डॉट वेक्टर बी डॉट का फॉर्मूला क्या होगा, तो ए बी कॉस थीटा होगा। क्या साथी, ए बी कॉस थीटा होगा, ठीक है। यहीं पे आपको पूछ दे कि क्रॉस वेक्टर क्या होता है साथियों, तो क्रॉस वेक्टर जो होता है, क्रॉस वेक्टर होता है जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा एन होता है, एन कैप। अब कहोगे सर ये एन कैप क्या है, एन कैप को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं, क्या, इकाई मात्रक बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो है परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर जो होता है उसको जो है ना आपको एन कैप के द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ कि यूनिट वेक्टर को या इकाई सदिश को हम लोग एन कैप के द्वारा यहाँ पे सूचित, मतलब यानी कि सिंबल है इसका, ठीक है। अब रहा कि सर मुझे ये बताइए कि डिफरेंस क्या है दोनों में, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है, उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट बना के जो है आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ इधर है आपको लेफ्ट साइड है क्या, आपको डॉट प्रोडक्ट, आपको राइट साइड क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप का जो वैल्यू होगा आपको हमेशा 1 होगा। मतलब दोनों का जो है ना आपको जो डॉट प्रोडक्ट होगा इसका जो होगा वैल्यू हमेशा आपको 1 होगा। उसी साइड जैसे आई कैप क्रॉस आई कैप या जे कैप इंटू जे कैप, ठीक है, या के कैप क्रॉस के कैप का वैल्यू हमेशा 0 होता है। मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा डॉट में 1, इसका हो जाएगा क्रॉस में 0, ठीक है। इसी तरह आपको ये सेम वाला था, इसमें अंतर इसमें क्या है कि आई कैप डॉट जे कैप या जे कैप डॉट के कैप या के कैप या आई कैप, दोनों का जो सबका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ समझिए, यहाँ मैं एक डायग्राम बना के समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है साथियों। जैसे यहाँ क्या करेंगे, आई कैप, ठीक है, डॉट जे कैप, उसके बाद फिर जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, इसका जो वैल्यू क्या हो जाएगा हमेशा 0 होगा। जस्ट उसी पे क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा, तो आई डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू क्या होगा, के, ठीक है। फिर इसी तरह मतलब जे कैप
क्रॉस के कैप का वैल्यू क्या होगा, आई होगा। फिर इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको कि मतलब के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू क्या होता है, जे कैप हो जाएगा। ये वाली आप जो वृत्त बना के मैं जो यहाँ पे जो इंडिकेट किया हूँ, इस तरीका से यदि आप लोग समझने का कोशिश करोगे तो पक्का इसमें समझ में या कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है साथियों, अभी इसका जो है ये दोनों का अंतर का हम लोग यहाँ पे पहला पॉइंट और सेकेंड पॉइंट समझ लिए हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आपको जो है ना इस फॉर्म में भी लिखते हैं हम लोग, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ठीक है, ये हो गया आपको डॉट के केस में। यदि उसी को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के केस में देखेंगे तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का जो ये इस फॉर्मेट में जो है आपको मैट्रिक्स फॉर्म में जो है ना ऐसे उसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, वो भी चलो ये तो एक्चुअली डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से सब आपको मैथ का टॉपिक हो गया। जैसे इसको इस फॉर्मेट में उसको लिखा जाता है और सोल्व किया जाता है। उसको सोल्व किया जाता है जैसे आई हम लेते हैं तो फिर सामने वाला उसका रो और सामने वाला कॉलम को ढक देते हैं, फिर दोनों को आपस में जो है मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में माइनस करते हैं। फिर यदि जे वाला वैल्यू लेंगे तो जे वाली रो जे वाली आपको कॉलम आपको ढक देंगे, तो फिर A1 इंटू C2 माइनस A2 इंटू C2 ऐसे करके क्रॉस में। ये आपको एक चैप्टर ही मैथ में पढ़ना है 11th में, इसका एक चैप्टर ही मैट्रिक्स का चैप्टर है। ठीक है, अब आपको जो है ना आपको कि जैसे चौथा पॉइंट है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए बी या तो कॉस थीटा ऐसे करके लिखिए, या इसको चलो यहाँ पे लिखता हूँ, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा लिख सकते हो जो कि ऊपर में हमने यहाँ पे पढ़ाया भी था, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। किसी भी वेक्टर को दोनों मोड यदि हम लगा देते हैं तो ऑटोमेटिक वो वेक्टर हट जाता है। तो ये जो है ना कोई ऐसा किसी भी किताब में दिया रहे ये दिया रहे तो दोनों चीज एक ही चीज होता है। ठीक है, वेक्टर में यदि मोड लग गया तो ऑटोमेटिक वो वेक्टर हट जाती है। ठीक है, हाँ जो वेक्टर जो होता है साथ ही ऊपर में जो मैं बताया था, एक चीज बताना मैं भूल गया कि वेक्टर जो क्वांटिटी होता है ना, किसी को ऊपर में माथा पे एरो डाल देते हैं, इसको इसी को जो है वेक्टर बोला जाता है। ये इसका क्या सिंबल है। ठीक है, ये चीज एक चीज आप लोग जो है ना याद कर लीजिए। ठीक है, कि वेक्टर ऊपर में हमने शुरू में स्टार्ट किया था तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी आप लोगों को बताया था, सदिश और अदिश राशि। इसका सिंबॉलिकली जो रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं, ए बी सी कुछ भी आप मान लीजिए, लेकिन ऊपर में जो जैसे बी है तो ऊपर वाली जो ये एरो का चिन्ह होता है उसी को हम लोग वेक्टर के द्वारा निरूपित करते हैं या बोलते हैं बी वेक्टर बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको इसमें क्या है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे डॉट वाला में कॉस थीटा लगता है, यहाँ पे आपको साइन थीटा लग जाता है, मतलब ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी ऊपर एबव बता चुका हूँ कि नॉर्मल वेक्टर इसको बोलते हैं या इकाई सदिश बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब सर ये बताइए कि कल साथियों मैं इसका मतलब यानी कि वेक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सब सारा मैं कल एक क्लास मुझे लेना पड़ेगा। अभी मैं जो बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से समझिए। सर मुझे ये बताइए कि क्या वेक्टर ए मतलब डॉट वेक्टर बी को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये बाबू मतलब यानी कि सिंपल होता है। चलो एक लाइन यहाँ पे मैं और बताऊंगा एक टॉपिक बना के कि बी डॉट ए, यदि इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझने का कोशिश करेंगे हम लोग, तो ये मुझे बताइए 4 गुने 6 को क्या हम 6 गुने 4 नहीं लिख सकते क्या, अलग हो गया। 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24 वैल्यू आएगा, इसको भी 24 वैल्यू आएगा, क्या दोनों में अलग है? बिल्कुल नहीं अलग है सर। तो यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होगा उसको हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर में हम लिख सकते हैं, लेकिन जस्ट उसके उल्टा यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट में जाएंगे इसको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो है ना याद कीजिए क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर क्वांटिटी में जो होता है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है डायरेक्शन पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा साथियों, चेंज हो जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा उसको हम ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए वेक्टर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसको हम माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस लगाना पड़ेगा, तब इसको हम ऐसे पलट के लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब जो छठा पॉइंट हो गया साथियों, जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू 0 कब होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू 0 कब होगा, जब ए वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा तभी उसका वैल्यू 0 होगा। यदि वही चीज यहाँ पे आप लोग शायद आई थिंक ये पॉइंट नहीं दिखा रहा होगा, छठा पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ।
छठा पॉइंट इसमें क्रॉस प्रोडक्ट साइड में है क्या साथियों कि ए वेक्टर क्रॉस आपको बी वेक्टर जीरो कब होगा, ये जीरो तब होगा जब ए वेक्टर बी वेक्टर के क्या हो, पैरेलल हो। मतलब यहाँ कोई वेक्टर ए है, इसी का पैरेलल यदि बी वेक्टर होगा तब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा क्रॉस में, तब यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ए डॉट बी में क्या होगा साथियों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो कब होगा, जब वो वेक्टर मान लेते हैं यहाँ पे कोई वेक्टर ये यहाँ पे ए है, ए वेक्टर है, जब उसके परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर होगा तो इसका डायरेक्टली कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मुझे एक चीज आप लोग बताइए कि यहाँ पे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, ए बी कॉस थीटा पढ़े थे। यहाँ पे थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी कॉस 90 डिग्री लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री लिखेंगे तो कॉस आपको 90 डिग्री कितना हो जाता है, जीरो होता है। जैसे कॉस 90 डिग्री जीरो होगा तो पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, होता है ना, बताओ cos 90 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है कि नहीं होता है, होता है। तो जैसे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो कब होगा, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगी, तभी क्या होगा आपको ये वैल्यू इसका जीरो हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब मैं एक जो है ना आपको लाइन में और समझाने को प्रयास करता हूँ। अब आई थिंक आप लोग को ये सारा पॉइंट समझ में आया होगा, यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इसको फिर से रोक के दोबारा देखने का प्रयास कीजिएगा। जो आपको